सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज मायोकार्डियल इस्कीमिया के बारे में। मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होता है, क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या क्या चेंजेस अगर ईसीजी में देखने को मिलते हैं, वो सब कंप्लीट अपन इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया से। तो देखो, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मायोकार्डियल मतलब कि मायोकार्डियम लेयर मतलब हार्ट की बात हो रही है, और इस्कीमिया का मतलब होता है, जिसको इस्कीमिया या इस्कीमिया कहते हैं, इस्कीमिया का मतलब होता है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, मतलब अपर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब हो गया कि मायोकार्डियम लेयर जो है उसको अपर्याप्त मात्रा में क्या मिल रही है, ब्लड सप्लाई मिल रही है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इस्कीमिया। अब ये होता किस कारण से है, किस तरीके से होता है वो देखिए भाई। आप एक एग्जांपल के तौर पर समझिए कि ये अपना हार्ट है और हार्ट की ये कोई आर्टरी जा रही है, ये जो है ये कोई आर्टरी जा रही है, हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। हार्ट को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी का नाम क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी। इस आर्टरी को क्या कहेंगे अपन, कोरोनरी आर्टरी। क्यों कहेंगे कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई देती है, हार्ट की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है भाई। हार्ट की मसल्स का काम क्या, देखो हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने का काम, पंप भी करने का काम। अब हार्ट ब्लड को पंप करता है, पर उसको खुद को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसको खुद को भी तो ब्लड चाहिए, उसकी खुद की मसल्स को भी तो ब्लड चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ब्लड के थ्रू उसमें न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ऑक्सीजन आएगा, तो हार्ट की मसल्स को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो वो कौन देता है, ब्लड देता है। अब ब्लड को पहुंचाने के लिए जो आर्टरीज होती है, ठीक है, जो वेसल्स होती है, ठीक है, उनको अपन क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी। क्या कहेंगे, कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, इनके अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उस कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, आपकी हार्ट मसल्स को जो सप्लाई है वो कम हो सकती है। और अगर सप्लाई अगर कम हो गई तो मसल्स को जैसे सप्लाई कम मिलेगी तो उनका फंक्शन कम हो जाएगा, और उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो देखिए ये क्या होता है भाई, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी यहाँ से जा रही है, ठीक है, और ये आपके इस पार्ट को जो है ब्लड सप्लाई दे रही है। अब किसी भी कारण की वजह से या किसी भी डैमेज की वजह से या कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा होने की वजह से या ब्लड क्लॉट की बनने की वजह से यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो गया। अब ब्लॉकेज किस प्रकार का, मान के चलो कोई थक्का जम गया, ठीक है, थक्का होता है, या ब्लड क्लॉट बोल दो, थक्का बोल दो, थक्का जम गया या कोलेस्ट्रॉल का फैट जम गया। तो ये जमने के कारण अब यहाँ से जो जैसे ये आर्टरी है, यहाँ थक्का जमने के कारण यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है वो आगे नहीं जा रही, ठीक है, कम जा रही है, ठीक है। तो ये जो कम जा रही है, ठीक है, जितना सफिशिएंट हार्ट को चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, तो उस वाली कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इस्कीमिया। मतलब अगर हार्ट मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिले, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। तो देखिए एन इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। क्या होता है इसका मतलब, अपर्याप्त। तो अपर्याप्त ब्लड सप्लाई टू एन ऑर्गन और बॉडी पार्ट इज नोन एज इस्कीमिया। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इस्कीमिया की, ठीक है, मायोकार्डियल इस्कीमिया की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस्कीमिया की बात कर रहा हूँ। तो इस्कीमिया क्या होता है, अगर आपके किसी भी ऑर्गन को, बॉडी पार्ट को अपर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई मिले, तो उस कंडीशन को तो अपन क्या कहेंगे, इस्कीमिया। बट अगर मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होता है, यहाँ पे मायोकार्डियल इस्कीमिया की डेफिनेशन अलग लिखाई है मैंने। वो क्या है कि मायोकार्डियल इस्कीमिया अकर when the blood supply flow to the heart muscle does not receive enough blood or oxygen, when the blood supply to the heart है, ठीक है, यहाँ पे flow नहीं है, to the heart, when the blood supply to the heart muscles does not receive इनफ ब्लड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो मायोकार्डियल इस्कीमिया है वो कब होता है, जब ब्लड सप्लाई हार्ट मसल्स को पर्याप्त मात्रा में रिसीव नहीं हो पाती, ठीक है, ना तो ऑक्सीजन और ना ब्लड, मतलब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आता है, तो पर्याप्त मात्रा में ब्लड या ऑक्सीजन जो है हार्ट मसल्स को रिसीव नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इट इज कॉज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज इन द हार्ट वेसल्स। ये किस कारण की वजह से होता है, इसका जो मेन रीजन है वो क्या रीजन है कि ये पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज। अब पार्शियल की अगर मैं बात करूं तो देखो हाफ ब्लॉकेज अगर है आर्टरी के अंदर, मान के चलो ये आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर कोई हाफ सा ब्लॉकेज है, ठीक है, हाफ, या फिर कोई कंप्लीट ब्लॉकेज है, तो पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज दोनों के कारण ये ब्लॉकेज सप्लाई जो है वो कम हो सकती है। भाई समझिए कोई आर्टरी है जहां पे अगर सप्लाई कम जा रही है, यहाँ ये ब्लॉकेज होने के कारण आगे सप्लाई कम जा रही है, तो कम जाने के कारण क्या होगा, यहाँ से कम जाने के कारण आगे जिस पार्ट को भी सप्लाई मिल रही है उसको सप्लाई कम मिलेगी, और उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इस्कीमिया। क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इस्कीमिया। अब अगर ये जो सप्लाई है ये बिल्कुल बंद हो जाए, कंप्लीट बंद हो जाए लंबे समय तक के लिए, तो अब जैसे सप्लाई कम मिले बंद हो जाएगी, तो आगे जैसे टिश्यू को अगर बिल्कुल नहीं मिलेगी तो यहाँ की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है, डेथ हो जाएगी, उसको अपन क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या कहेंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया किसमें चेंज हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हो सकता है, अगर उसको सही नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है
मायोकार्डियल इस्कीमिया ऑल्सो नोन एज कार्डिक इस्कीमिया, इसको कार्डिक इस्कीमिया भी कहते हैं या फिर इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मायोकार्डियल इस्कीमिया को कार्डिक इस्केमिया भी कहते हैं और इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। इसके अलावा बात करूं मायोकार्डियल इस्कीमिया अकर व्हेन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द ब्लड एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द हार्ट ड्यू टू ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। अब देखिए इसका मतलब क्या है, वो चीज आपको समझनी है। इसका कहने का मतलब यह है कि भाई अगर आपकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो रही है ड्यू टू ब्लॉकेज और नैरोइंग द कोरोनरी आर्टरीज, भाई ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है और ये आपका हार्ट है, ठीक है। इस हार्ट को जो है तुम्हें नॉर्मल इसको कितना ब्लड चाहिए, एग्जांपल लीजिए कि इसको 2 लीटर ब्लड चाहिए काम करने के लिए, इसको फंक्शन करने के लिए, ठीक है, पंप करने के लिए इसको 2 ब्लड चाहिए। अंदर जो ब्लड जा रहा है वो नहीं है, जो मसल्स है, मसल्स काम कर रही है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही है, तो उन मसल्स को सप्लाई कितनी चाहिए, एग्जांपल लो 2 लीटर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉकेज होने के कारण या आर्टरी जो है नैरो हुई, सिकुड़ गई, ठीक है, ये आर्टरी या तो सिकुड़ गई या फिर नैरो, ये ब्लॉकेज हो गया। अब इसके कारण क्या हुआ कि आपके जो हार्ट है उसको जो सप्लाई है वो सप्लाई क्या हो गई, कम। क्या हो गई? सप्लाई तो क्या हो गई, कम। और हार्ट की डिमांड जो है वो क्या हो गई, ज्यादा। डिमांड क्या होगी, ज्यादा। एग्जांपल लीजिए भाई, आपको कोई काम दे दे कि आपको एक काम को करना है इतनी देर में, ठीक है। एग्जांपल लीजिए आपको किसी प्रकार का फिजिकल वर्क दे दिया जाए, ठीक है, कि आपको एक काम जैसे 100 ईंटें हैं, 100 ईंटों को उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, ठीक है। और आपको पता है कि भाई मेरे को उसकी डाइट कितनी लगेगी, 2 रोटी लगेगी। पर अगर किसी कारण से आपको सामने से 1 रोटी मिले तो आपकी सप्लाई तो क्या हो गई, कम। आपको जो दे रहा है सप्लाई जो हो रही है वो हो गई कम, 1 रोटी मिल रही है। और आपकी डिमांड जो होगी, अब मुझे तो ज्यादा चाहिए, आप क्या बोलोगे मुझे तो ज्यादा चाहिए, तो आपकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे सेम चीज हो रही है, ब्लॉकेज होने के कारण सप्लाई तो हो जाती है कम और क्या बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। तो सेम लाइन लिखी है, पर मायोकार्डियल इस्कीमिया व्हेन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द ब्लड, मतलब मायोकार्डियल इस्कीमिया में क्या होता है कि आपके डिमांड जो है वो तो क्या हो जाती है, ब्लड फ्लो की बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है कि मेरे को तो ज्यादा चाहिए। और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ द ब्लड, और सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि किस वजह से होती है, ब्लॉकेज या नैरोइंग होने के कारण। आई बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट इजी है, अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलॉन्ग मायोकार्डियल इस्कीमिया। अगर लंबे समय तक मायोकार्डियल इस्कीमिया पेशेंट के रहता है, अगर लंबे समय तक अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, ब्लड फ्लो कम मिलेगा, ठीक है, अगर लंबे समय तक ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो सप्लाई कम मिलने के कारण इसका जो फंक्शन है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो कार्डिक डिसफंक्शन हो सकता है, हार्ट जो है डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एमआई हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। उसके अलावा अरिथमिया हो सकता है, रिदम इरेगुलर हो सकती है, रेट बढ़ सकती है। उसके अलावा सडन डेथ, पेशेंट की जान भी जा सकती है अगर लंबे समय तक मायोकार्डियल इस्कीमिया पेशेंट के रहता है तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको इंट्रोडक्शन जो है मैंने 3-4 लाइन में इसलिए लिखा है तो ताकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी, 5 नंबर के लिए सफिशिएंट कंटेंट हो जाए, इस वजह से लिखवाया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, बाकी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी ईसीजी क्राइटेरिया। अब इसको में ईसीजी में अपन इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो चीज आपको समझनी है। देखिए एमआई को और इस्कीमिया को पहचानना बहुत इजी है ईसीजी के अंदर, अगर आपने ध्यान से देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है आपने जब ईसीजी देखिए तो जब भी किसी के सॉरी देखिए ये है अपना एसटी सेगमेंट, क्या होता है ये एसटी सेगमेंट, ठीक। एसटी सेगमेंट कब बनता है, जब आपका वेंट्रिकुलर जो है वो क्या कर जाए, डीपोलराइजेशन कर जाए, और यहाँ पे टी वेव कब बनती है, जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन कर जाए। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एसटी सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे इस्कीमिया होता है, ठीक है, सप्लाई कम जाती है, हार्ट को सप्लाई कम मिलती है, सप्लाई कम मिलने के कारण वहां की सेल्स जो है उनके अंदर किसकी कमी आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, उनका फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब एनर्जी जो है कम हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपका जो एसटी सेगमेंट है, ठीक, इस समय पे क्या होगा, आपकी जो एसटी सेगमेंट है वो क्या होने लग जाता है, डिप्रेस्ड होने लग जाता है, या तो एलिवेट होगा या डिप्रेस्ड होगा। पर यहाँ पे आपको समझना है कि डिप्रेशन किस प्रकार से होगा। देखो क्या होगा भाई, आपके जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी आई, ब्लड अगर कम जा रहा है भाई, ब्लड अगर कम जा रहा है तो ऑक्सीजन की क्या आएगी, कमी। ऑक्सीजन कमी आएगी तो जो एटीपी है, जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। भाई आपके सोडियम बाहर बाहर से अंदर आते हैं, पोटेशियम अंदर से बाहर जाते हैं, तो वो जो पूरी साइकिल है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके ऑक्सीजन की कमी तो एटीपी की कमी, एनर्जी की कमी, तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसको डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो डिस्टर्ब हो गया अगर सोडियम पोटेशियम पंप, तो इसके डिस्टर्ब होने की वजह से अभी जैसे ही अगर ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम अगर इनकी मात्रा कम ज्यादा हो गई, प्रॉपर जो है एक्सचेंज नहीं हो पा रहे आयंस, तो जिस कारण से क्या होगा, आपके एसटी सेगमेंट जो है इसमें या तो एलिवेशन दिखेगा या डिप्रेशन दिखेगा। अब अगर आपके ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो एलिवेशन दिखता है। अब क्योंकि कुछ ऑक्सीजन लेवल तो आएगा, कुछ सोडियम पोटेशियम पंप तो काम करेंगे, जिस वजह से आपका एसटी सेगमेंट दिखता है। तो आपको ईसीजी के अंदर क्या दिखेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन से नीचे की तरफ जाएगा, उसको अपन क्या कहते हैं, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कहते हैं। अब आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन में किस प्रकार का देखने को मिलेगा वो चीज आपको समझनी है। ठीक है, किस प्रकार का देखने को मिलेगा वो देखिए। भाई आपको टोटल 3 प्रकार के एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होते हैं। सबसे पहला होता है, देखिए ये है आपका अप स्लोपिंग, ये है जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसको अपन क्या कहेंगे, अप स्लोपिंग। ठीक है, एक होता है आपका डाउन स्लोपिंग। ठीक है, ये होता है आपका डाउन स्लोपिंग जो नीचे की तरफ जा रहा है। और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे क्या, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, एसटी सेगमेंट बिल्कुल फ्लैट हो गया कुछ समय के लिए। तो एसटी अप स्लोपिंग, डाउन स्लोपिंग और हॉरिजॉन्टल। तो अप स्लोपिंग को आप हटा दीजिए, अप स्लोपिंग जो है स्कीमिया के अंदर नहीं देखने को मिलता। क्या देखने को मिलेगा, अगर या तो आपको डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन या आपको हॉरिजॉन्टल एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। तो यहाँ पे सेम लिखिए, हॉरिजॉन्टल या डाउन स्लोपिंग एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। ठीक है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा या तो हॉरिजॉन्टल या डाउन स्लोपिंग। पर कितना ये दिखेगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 0.5 mm या इससे ज्यादा, मतलब इसकी जो नीचे की जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी, 0.5 mm या उससे अधिक। ठीक है, जे पॉइंट से, जे पॉइंट क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है जहां पे आपका, देखिए यहाँ पे आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एसटी सेगमेंट मिलते हैं, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एसटी सेगमेंट मिलते हैं, इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, जे पॉइंट। क्या कहेंगे, जे पॉइंट। तो इस जे पॉइंट के ऊपर, इस जे पॉइंट जो है ये अगर आपके यहाँ से 0.5 mm, कितना, 0.5 mm या उससे अधिक नीचे की तरफ चले जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल या डाउन स्लोपिंग एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। तो कितना होना चाहिए, 0.5 mm या उससे अधिक होना चाहिए। पर ये भी कंडीशन है, आगे क्या है, इन 2 और मोर कॉन्टिजियस लीड्स, मतलब 2 या 2 से अधिक कॉन्टिजियस लीड्स के अंदर होना चाहिए। कॉन्टिजियस लीड्स का मतलब आपको पता है कि जैसे कि एंटीरियर जो पार्ट होता है हार्ट का, उसको कौन सी लीड्स बताती है, V3 और V4। सेप्टम को कौन बताती है, सेप्टल पार्ट को कौन बताती है, V1 और V2। इंफीरियर पार्ट को कौन बताती है, इंफीरियर पार्ट को बताती है सेकंड, थर्ड और AVF। तो अब कॉन्टिजियस लीड्स का मतलब है कि दो लीड्स के अंदर, मतलब 2 समान रूप वाली लीड्स के अंदर, ऐसा नहीं एक V3 के अंदर दिख गया और एक V1 के अंदर दिख गया, तो उसको अपन काउंट नहीं करेंगे। कॉन्टिजियस लीड्स मतलब दोनों एंटीरियर लीड्स होनी चाहिए, या दोनों सेप्टल होनी चाहिए, या दोनों इंफीरियर होनी चाहिए, तो या दोनों लेटरल होनी चाहिए। मतलब जैसे सेकंड में है तो थर्ड में हो या ईवीएफ में, 2 में तो होना ही चाहिए, कम से कम 2 में होना चाहिए, 2 से अधिक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 में तो सेम दिखना ही चाहिए। ऐसा नहीं है अगर सेकंड में दिख रहा है और V1 में दिख रहा है तो अपन उसको मानेंगे नहीं। अगर इन दोनों में मान के चलो सेकंड में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन दिख रहा है और V1 में दिख रहा है तो उसको अपन नहीं मानेंगे। कैसे होनी चाहिए, कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियस मतलब इंफीरियर है तो इंफीरियर की 2, अगर सेप्टल है तो सेप्टल की ही 2 या 2 से अधिक, एंटीरियर तो एंटीरियर की 2 या उससे अधिक, मतलब समान रूप वाली, जो समान एरिया को वो करे, रिप्रेजेंट करे, तो उन लीड्स को अपन क्या कहेंगे, कॉन्टिजियस लीड। तो कितने होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक कॉन्टिजियस लीड्स के अंदर आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलना चाहिए। कितना देखने को मिलना चाहिए, 0.5 mm या उससे अधिक देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टी वेव इन्वर्जन। इसके अंदर आपको टी वेव इन्वर्जन भी देखने को मिल सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन ही देखने को मिले, हो सकता है कि टी वेव इन्वर्जन भी देखने को मिल सकता है। अब वो कैसे मिल सकता है वो देखिए। भाई आपका जो है ये जो टी वेव है ये नेगेटिव देखने को मिल सकती है। किस प्रकार से, जैसे अगर हार्ट को जो है उसको सप्लाई कम मिलेगी तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। और कॉन्ट्रैक्शन अगर डिस्टर्ब हुआ तो जो रिलैक्सेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और रिलैक्सेशन डिस्टर्ब होने की वजह से आपके टी वेव में क्या देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। और टी वेव क्या हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है। क्या हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है। किस प्रकार से हो सकती है ये भी देख लीजिए। भाई जैसे मान के चलो ये आपकी लेयर है, ठीक है, ये आपकी पूरी मायोकार्डियम की बात कर रहा हूँ, ये मायोकार्डियम लेयर है। अब मान के चलो आपके अंदर वाली जो ये है, ये वाला पार्ट है, इसको सप्लाई नहीं मिल पा रही, ठीक है, इधर से सप्लाई नहीं मिल पा रही, तो अंदर वाली जो लेयर है, मायोकार्डियम की बात करो, मायोकार्डियम में ऐसा नहीं है कि छोटी सी लेयर होती है, जैसे ये थिक लेयर है, मान के चलो मायोकार्डियम ये इतनी मोटी लेयर है, तो ये सेल से मिलकर बनी है,
ये सेल्स है, तो ये जैसे अंदर वाली सेल्स जो है ये डैमेज होने लग गई, या इनमें सप्लाई कम जाने लग गई, तो सप्लाई कम जाएगी तो इनका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये काम कम करेगी। अब जो जैसे आप यहाँ पे लीड्स लगा रहे हो तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इधर जा नहीं पाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है लीड्स तक जा नहीं पाएगा, तो टी वेव जो है क्या होने लग जाएगी, इन्वर्टेड देखने को मिलेगी, ठीक है। रिपोलराइजेशन बिगड़ जाएगा, रिपोलराइजेशन बिगड़ेगा तो आपकी टी वेव इन्वर्टेड देखने को मिलेगी। सीधी सी भाषा में कहें तो रिलैक्सेशन बिगड़ेगा, क्यों, क्योंकि सप्लाई कम मिल रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बिगड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन डिस्टर्ब हुआ तो रिलैक्सेशन डिस्टर्ब हुआ, रिलैक्सेशन डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी टी वेव क्या देखने को मिलेगी, इन्वर्टेड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना, अगर ऐसा नहीं है कि इस्कीमिया में सिर्फ एमआई या इस्कीमिया के या एमआई के अंदर ही आपको इस सेगमेंट एलिवेशन दिखता है, इस्कीमिया के अंदर भी आपको इस सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलता है, पर सीवियर ट्रांसमोरल इस्कीमिया में यहाँ पे जो पॉइंट है वो समझना है, सीवियर ट्रांसमोरल इस्कीमिया, सीवियर ट्रांसमोरल इस्कीमिया का मतलब क्या, देखिए भाई ये आपकी पूरी मायोकार्डियम लेयर है, ये पूरी मायोकार्डियम लेयर है, इसमें ये सेल्स के मैंने कंपार्टमेंट बना दिए भाई, देखिए ये सेल्स है, एक ये सेल ये अंदर की तरफ है, ये बीच में है और ये बाहर की तरफ है, ये सिर्फ मायोकार्डियम की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि मायोकार्डियम भी तो मोटी लेयर होती है, ठीक है, तो उसमें भी तो सेल्स प्रेजेंट है। तो अगर मान के चलो मैं कहूँगी सिर्फ इतने से पार्ट को सप्लाई कम मिल रही है, अंदर वाले पार्ट को, तो इसको कहते हैं अपन सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। क्या कहेंगे, सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया, क्या कहेंगे, सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। और अगर इस पूरी लेयर, अब मैं बात करूँ ये पूरी सेल्स, पूरी जो थिकनेस है, फुल थिकनेस मतलब हाफ थिकनेस तो है, उसको क्या कहेंगे, सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। अगर फुल थिकनेस के अंदर हो रहा है, ये फुल थिकनेस मतलब पूरी मायोकार्डियम के अंदर, तो उसको कहेंगे ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया। क्या कहेंगे, ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया, ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया। तो अगर किसी पेशेंट के फुल थिकनेस में इस्कीमिया मतलब पूरी मायोकार्डियम लेयर के अंदर अगर ब्लड सप्लाई कम जा रही है, भाई एक तो मैं बोलूँ हाफ के अंदर जा रही है, ये पूरी मायोकार्डियम के अंदर अगर सप्लाई कम जा रही है तो उसको अपन कहेंगे ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया। तो अगर उसकी सीवियर कंडीशन के अंदर आपको कभी कभार एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिल सकता है, ये चीज समझ ली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुअर आर वेव प्रोग्रेशन में भी सेम, पुअर आर वेव प्रोग्रेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब पुअर आर वेव प्रोग्रेशन का मतलब है कि जब आप V1 से V6 की तरफ जाते हैं, जब आप V1 लीड से V6 की लीड की तरफ जाते हैं तो आर वेव की जो हाइट है वो इंक्रीज होती हुई जाती है, ठीक है, बढ़ती हुई जाती है। पर इस वाली कंडीशन में क्या होता है, अगर किसी पेशेंट के मान के चलो इस्कीमिया हो जाए, ठीक है, मतलब सप्लाई कम मिले, और मान के चलो उस पेशेंट के कौन से वाले पार्ट में, हार्ट का जो फ्रंट वाला पार्ट है, कौन सा, एंटीरियर, आगे वाले पार्ट के अंदर अगर सप्लाई कम मिले, ठीक है, तो आगे वाले सप्लाई कम मिलेगी तो आगे वाली लीड्स कौन सी होती है आपकी, जो एंटीरियर पार्ट और सेप्टल पार्ट वगैरह जो V1 से लेके V4, तो V1 से V4 के अंदर आपके आर वेव का जो है हाइट बढ़ेगी नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे मान के चलिए ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये यहाँ पे अपन कौन सी लीड्स लगाते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है, ये सारी चीज फ्रंट में लगती है V1 से V4 तक। अब अगर आगे वाले पार्ट को सप्लाई कम मिलेगी तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बिगड़ जाएगा, रिलैक्सेशन है बिगड़ जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा इन सेल्स के अंदर। क्यों, क्योंकि सेल्स जो है काम कम कर रही हैं, तो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो V1 से V4 लीड्स है उनके अंदर आर वेव की हाइट जो है प्रॉपर बनेगी। भाई जितना अच्छा डिफ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन होता है उतना अच्छा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, पर अब क्योंकि करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनका फंक्शन कम हो गया, सप्लाई कम हो गई, जिस कारण से तो उनके अंदर आपको आर वेव की हाइट जो है छोटी देखने को मिलेगी। और V1 से V4 के अंदर अगर हाइट छोटी देखने को मिलती है आर वेव की, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। तो पुअर आर वेव प्रोग्रेशन देखने को मिल सकता है ये मिल सकता है। बाकी मेजर जो क्राइटेरिया है वो आपका एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है और टी वेव इन्वर्जन है, ठीक है, ये दोनों जो है एक हो सकते हैं, ये ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया के अंदर ही हो सकता है और ये पुअर आर वेव प्रोग्रेशन देखने को मिल सकता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं कि मिलेगा ही। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉजेस की, क्या क्या कारण है। पहला कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि अगर जैसे ये आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर कोई फैट मॉलिक्यूल जम जाए या फैट के मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाए, और इस फैट के मॉलिक्यूल्स चिपकने के कारण ये क्या बना लेंगे, प्लेक। क्या बना लेंगे, प्लेक। इसको क्या कहेंगे, प्लेक। मतलब कोई आर्टरी है, आप कोलेस्ट्रॉल लेते हो, फैट लेते हो, तो ये फैट मॉलिक्यूल्स या ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये आर्टरी के अंदर आके चिपक जाए। अब ये चिपक गए, चिपकने के बाद में ये जो गुच्छा सा बन गया, इसको अपन क्या कहेंगे, प्लेक। क्या कहेंगे, प्लेक। तो प्लेक के कारण क्या हो रहा है, आगे जो सप्लाई है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या हो गई है, कम हो गई है। क्यों, क्योंकि आर्टरी से जो जाने की जो जगह है वो क्या हो गई है, कम। मतलब आर्टरी क्या हो गई, नैरो होने के कारण सप्लाई क्या हो गई, कम, ठीक है। तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब आर्टरी के अंदर फैट
फैट मॉलिक्यूल्स या कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लेक का बन जाना। प्लेक के बनने के कारण जो सप्लाई है वो कम हो जाती है क्योंकि आर्टरी नैरो हो जाती है। उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो पहला कारण क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब अगर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर फैट जमा हो जाए तो जिसके कारण ये हो सकती है। दूसरा कारण है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर आंटी लग जाए। अब स्पाज्म मान लो तो आंटी लगना, एक तरह जैसे आपने देखा कि आप जैसे पाइप से पानी देते हैं तो पानी देते समय पे वो जो पाइप होता है अगर उसमें आंटी लग जाए, ठीक है, तो पानी अचानक से रुक जाता है। तो सेम चीज आर्टरी के अंदर, अगर आर्टरी के अंदर किसी भी कारण की वजह से आंटी लग जाए या वो मुड़ जाए, मुड़ने के कारण जो सप्लाई है वो क्या हो गई, कम हो गई है। तो कम हो गई है तो वहां पे क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो दूसरा कारण क्या है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। अगला है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब है ब्लड क्लॉट, थक्का जम जाना। अगर आर्टरी के अंदर कोई थक्का जम जाए, ठीक है, ब्लड क्लॉट जम जाए, तो ब्लड क्लॉट के कारण क्या होगा कि आर्टरी के अंदर जैसे ब्लड क्लॉट जमेगा तो आगे सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम, और पेशेंट के हो जाएगा मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो 3 कॉज हो गए। चौथा कॉज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई डिजीज हो जाए, जैसे कोरोनरी आर्टरी जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए या फिर नैरो हो जाए, किसी भी प्रकार से उसमें डैमेज हो जाए या कुछ भी चीज हो जाए, तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर बीमारी होने के कारण आपकी क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टरी के अंदर कोई बीमारी होगी, मान के चलो आर्टरी नैरो हो गई, सिकुड़ गई, सिकुड़ने के कारण जो सप्लाई है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिम्टम्स की। तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे इसमें? सिम्टम्स है चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा पेशेंट के, सांस लेने में कठिनाई होगी, थकान होगी, उल्टी आएगी, चक्कर आएंगे, पाल्पिटेशन, हार्ट तेज बीट करेगा। उसके अलावा पेन रेडिएटेड टू आर्म, बैक, जॉ, नेक एंड स्टमक, मतलब जो दर्द है, ठीक है, जो आपका चेस्ट पेन होगा उसकी खास बात क्या होती है, देखो इस्कीमिया के चेस्ट पेन की खास बात ये है कि ये पेन जो है आपके सिर्फ हार्ट में नहीं होता, ये आपके नेक में होगा, राइट वाली लेफ्ट वाली जो आर्म इसमें होगा, ठीक है, जॉ में होगा, ये जबड़ा जो है इसके अंदर होगा, तो इस पूरे पोर्शन के अंदर होगा, इस पूरे शोल्डर वगैरह के अंदर होगा, ठीक है। तो पेन रेडी टू आर्म, बैक, जॉ, नेक एंड स्टमक, ठीक है, इन पूरे एरिया के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, इसका पता कैसे कर सकते हैं। तो डायग्नोस करना बहुत आसान है, वही फिजिकल एग्जामिनेशन से, मेडिकल हिस्ट्री, ईसीजी पता कर सकते हैं, इको से पता कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है टीएमटी जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टीएमटी भी कहते हैं, ठीक है, टीएमटी। तो ये टीएमटी टेस्ट भी क्यों किया जाता है, अगर हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इस्कीमिया है या मतलब किसी पेशेंट के मायोकार्डियल इस्कीमिया है उसका पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। उसके अलावा एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर अपन जो है एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे, कैथेटर डालेंगे, तो उससे क्या होगा, अपन को पता लग जाएगा सामने जो है ब्लॉकेज है या नहीं है। भाई ब्लॉकेज होगा तो कैथेटर जो है वो अपन को बता देगा भाई यहाँ पे ब्लॉकेज है या नहीं है। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। उसके अलावा कार्डियक एमआरआई और ब्लड टेस्ट से अपन पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन देनी है, दवाइयाँ देनी है। अब ये दवाइयों की नाम मैंने लिखे नहीं, मैं अब लिख देता हूँ कि आपको कौन कौन सी दवाई देनी है। तो देखिए ट्रीटमेंट में मेडिकेशन में मेनली अपन को जो है एक देनी होती है नाइट्रोग्लिसरीन। कौन सी देनी होती है, नाइट्रोग्लिसरीन। तो एक तो देंगे नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरी ड्रग वो देंगे अपन बीटा ब्लॉकर्स, ताकि अपने हार्ट रेट कम हो, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन का काम क्या होता है, पहले देखिए नाइट्रोग्लिसरीन का काम है कि आपकी जो सप्लाई है, ठीक है, उसको सप्लाई को प्रॉपर पहुंचाना, वेसल्स को डायलेट कर देना। वेसल जैसे डायलेट हुई, भाई आपको पता है आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉक है तो अब आगे जो ब्लड वो कम जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो आर्टरी जो है वो डायलेट हो जाएगी, खुल जाएगी, तो अब जो सप्लाई है वो भी प्रॉपर पहुंचने लग जाएगी। तो नाइट्रोग्लिसरीन देंगे ताकि सप्लाई प्रॉपर पहुंचे, आर्टरी डायलेट हो। बीटा ब्लॉकर देंगे, बीटा ब्लॉकर क्यों, ताकि हार्ट पे लोड कम पड़े, हार्ट रेट कम होगी तो हार्ट पे लोड कम पड़ेगा, तो उसको सप्लाई कम मतलब चाहिए कम होगी। भाई ऐसा समझिए कि अगर कोई आदमी है उसको आपने कहा कि भाई 100 ईंटें उठा के वहां से यहाँ रखनी है, उसको आप 2 रोटी दोगे। अब आपको पता है कि भाई अब उसको 2 रोटी दे रहे हो तो 2 रोटी में यहाँ से 100 उठा के यहाँ पे रख रहा है। अब आपको वो बोले, आपने उसको 1 रोटी के लिए बोला कि 1 रोटी दे सकता हूं मैं, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो काम है उसका वो क्या हो जाएगा, कम। तो अब आपने क्या किया, सप्लाई कम कर दी और उसकी डिमांड बढ़ी सामने वाले की, भाई मेरे को तो चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अगर आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, भाई अब मैं बोलूँ मैं तो आपको 1 ही रोटी दे सकता हूँ, ज्यादा नहीं दे सकता, तो उस कंडीशन में क्या है, उसकी डिमांड को कम कर दो। डिमांड को कम कैसे किया जा सकता है, बीटा ब्लॉकर देके। एक तरह से कैसे, भाई उसके जैसे हार्ट है, हार्ट को पहले से ही सप्लाई कम मिल रही है, उस पर अगर मैं 30 कॉन्ट्रैक्शन कराऊँ, जल्दी कॉन्ट्रैक्शन कराऊँ तो उस पर डिमांड बढ़ जाएगी, उसको ज्यादा ब्लड चाहिए, जितना ज्यादा पंप करेगा उतना ज्यादा ब्लड चाहिए, मतलब जितना ज्यादा हार्ट रेट होगी उतना ज्यादा ब्लड उसको चाहिए। पर अगर मैं उसको सप्लाई डिमांड कम कर दूं, मतलब उसको बोल दूं कि भाई तू कम पंप कर, 100 बार पंप करे तो 60 बार ही बीट कर, 60 बार बीट करेगा तो उसको सप्लाई भी कम चाहिए होगी, तो उसकी डिमांड को कम करना है। तो डिमांड कम करने के लिए अपन क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। उसके अलावा तीसरी ड्रग्स कौन से देंगे, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। कौन से देंगे, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, ठीक है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स नहीं है। उसके अलावा अपन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है, 3 हो गई। उसके अलावा अपन दे सकते हैं इसमें
हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स मतलब जो लिपिड को कम करे, जैसे कि आपकी जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह इन सब से बचाए अपन को, ठीक है। तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स कहते हैं इनको, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, ठीक है। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स इसमें दे सकते हैं। उसके अलावा बात करें सर्जरी में, तो सर्जरी में क्या करेंगे भाई, अगर आपको पता है ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को सही करने के लिए अपन जो चीज करते हैं उसको अपन कहते हैं एंजियोप्लास्टी। क्या कहेंगे, एंजियोप्लास्टी, जिसको अपन छल्ले डालना कहते हैं, ठीक है, एंजियोप्लास्टी। मतलब उस पेशेंट के क्या करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे ताकि जो आर्टरी के अंदर जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को सही हो सके, वो आर्टरी का जो ब्लॉक है वो सही हो सके, ठीक है। तो सर्जरी के अंदर ये करेंगे। उस तरह लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर क्या करेंगे, देखो लाइफस्टाइल में क्या चेंज करने होते हैं, स्मोकिंग नहीं करनी, एल्कोहल नहीं पीनी, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, ठीक है, प्रॉपर डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, गुड हाइजीन में रहना है। तो ये सब इसके लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, मतलब जो अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि इससे प्रिवेंशन बचाव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बचाव के तरीके से है। उसके अलावा इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट जो है वो आपके इंट्रोडक्शन और आपके ईसीजी क्राइटेरियाज है, अच्छे से आपको करना है। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।